कोई चिकित्सक हैं, वैद्य हैं, अगर आज तक आप थोड़ा इसको हल्के में ले रहे थे कि चलो ठीक है, दवाइयाँ तो मैंने दे ही दी हैं, क्या है, होना है, ठीक हो ही जाना है, इतना हल्के में ना लें। इनको जिसने समझ लिया, यकीन माने वो चलता-फिरता वैद्य है कि एलोपैथ की आपकी चिकित्सा जो आप करते हैं वो सफल हो गई। लोग आपके पाँव छुएँगे। आप होम्योपैथ की जो चिकित्सा करते हैं, वो आपकी बरकत में आ जाएगी। आप इस पूरी धरती पर जितने भी आयुर्वेद हों, होम्योपैथ हों, एलोपैथ हों, इन सब पद्धतियों के जो चिकित्सक हैं, उनकी मात्रा, संख्या यदि दोगुनी भी हो जाए, तिगुनी भी हो जाए आज के समय पर, तो भी हम सब स्वस्थ रह सकेंगे, इसमें संशय है। परंतु यदि हम सब एक ज़िम्मेदारी ले लें कि हमें आहार की समझ होनी चाहिए सबको बचपन से, जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, छोटे बच्चे को समझ होनी चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूँ, इसका क्या गुण है, क्या प्रभाव है, कब खाना है। तो यकीन मानिए, आप चलते-फिरते एक चिकित्सालय हैं, आप चलते-फिरते एक दिए की तरह, लौ की तरह हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आयुर्वेद में कम और आहार पर आपको जानकारी ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि आहार आयुर्वेद से भिन्न नहीं है। आयुर्वेद बहुत विस्तृत है और उसमें आहार की पूरी समझ दी गई है। आप चिकित्सक के पास जाकर के दवाई लेते हैं, लेकिन आपकी आधी से ज़्यादा समस्या आहार पर निर्भर करती है। जो चिकित्सक आपको आ औषध के साथ-साथ खाना क्या है, खाना क्या नहीं है, पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका ध्यान और ज्ञान कराए, इसकी जानकारी आपकी बढ़ाए, तो उस वैद्य का सम्मान होना चाहिए और उससे आपको जो लाभ मिलने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा अधिक होंगे, बजाय उसके कि कोई आपको टेम्परेरी तौर पर कहे कि ये गोली है या चूक है, आप इसको खा लीजिए, इससे ठीक हो जाएगा रोग। भले ही वो कितनी ही कारगर गोली क्यों ना हो, वापस फिर आपको रोग नहीं आए और रोग जल्दी ठीक हो जाए, ये तब ही संभव हो सकता है जब आप आहार को समझेंगे। मैं देखता हूँ मॉडर्न मेडिकल साइंसेस बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। उनको बहुत शुभकामनाएँ। चिकित्सा में नए-नए इन्वेंशंस कर रही हैं। लेकिन हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करूँ कि आहार को वे भी अपने करिकुलम में, अपनी पद्धति में ज़रूर साथ में रखें। सिर्फ़ डायटीशियन बन करके हम लोगों को इसमें कितने विटामिन्स हैं, कितने इसमें मिनरल्स हैं, कितने इसमें कैल्शियम या फिर फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन है, इससे हम थोड़े समय के लिए उनकी ऊपरी-ऊपरी उनको जानकारी तो दे सकते हैं, जिससे कि वो अपनी पोषण को मजबूत कर लें, कुपोषित ना रहें। या जो बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा फैट बढ़ रहा है, ऐसी समस्याएँ उनको आ रही हैं जिसमें आहार की अधिकता या निम्नता, एक्सेस या फिर लैक हो रही है, ये चीज़ें तो इनमें ठीक हो जाती हैं। लेकिन आयुर्वेद के दृष्टिकोण से एक बार सिर्फ, मैं ज़िंदगी में आपको 2 बार नहीं कहूँगा, सिर्फ एक बार आप मेरे पास, मेरे साथ 2-3 घंटे की एक वर्कशॉप कर लें, आहार पर, डाइट पर। मैं आपको दावे और वादे नहीं करता, लेकिन आश्वस्त करता हूँ कि आप एक बार जब सुन लेंगे उस कार्यशाला को, उसके बाद आप फिर ये कितना प्रोटीन है इसमें, कितने परसेंट इसमें फैट्स हैं, ये आपको खेल लगने लगेगा, ये आपको बच्चों जैसी बातें लगने लगेंगी। किसी पद्धति पर मैं उँगली किसी को नीचा नहीं आँक रहा, लेकिन मेरे कहने का भाव ये है
कि आयुर्वेद बताता है आपने जो चीज खाई वो 5 तत्वों से बनी है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। आपके शरीर में भी 5 तत्व हैं और आपके शरीर में जब वो पचती है तो आपके शरीर में कुछ उसके तत्व ठहर जाते हैं, कुछ तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं वेस्ट के तौर पे। इनको आप सिर्फ 5 तत्व समझें यदि, तो आपको कौन सा तत्व शरीर में ज्यादा जरूरत लगती है, अगर ये मोटा मोटा देखना आपको आ गया, 3 घंटे में तो यही देखोगे ना। शुरुआत के 3 घंटे के कक्षों में क्या सीखोगे? यही सीखोगे कि सामने वाले का शरीर ऊपर से नीचे तक देखकर उसकी शरीर की क्रियाएं, मल और इन सब चीजों को निरीक्षण करके इतना जांच ले कम से कम कि क्या चीज की कमी है और किस चीज की अधिकता है। फिर अपने इर्द गिर्द मिलने वाली अनेकानेक वनस्पतियां, औषधियां, फिर आहार में फल, सब्जियां, शाक, द्रव्य जितने भी मिलते हैं उनमें से आपको अपनी जरूरत का जो पदार्थ है उनका सेवन उचित मात्रा में करना है। और जो पहले से ही आपके अंदर भरमार में है उसकी संभावना ये है कि आप पहले से ही वो चीजें ज्यादा खा चुके हैं अधिकता में, तभी कोई चीज अधिक होती है शरीर में। जैसे किसी को, मेरे को आम बहुत प्रिय है, मुझे राजमा बहुत प्रिय है, लेकिन मैं इसे अधिक नहीं खाता। क्या करता हूँ फिर? बचपन से ही मेरे गुरु ने मुझे सिखा रखा है, जो चीज प्रिय हो उसको खाओ, लेकिन साथ साथ उसको बांटो, औरों को खिलाओ, क्योंकि आपको उससे भी तृप्ति मिलती है। तो बजाय इससे कि बार बार उसे खुद भोग करके उसको तृप्ति उससे लें, जिससे कि फिर वो उसकी अधिकता हम में हो जाए, उससे अच्छा है आप उसको थोड़ा बांटो। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि अधिकता तभी होती है जब आप कोई चीज एक्सेस में खाते हैं। फिर डॉक्टर आपको कहता है आपको यूरिक एसिड है। क्यों? आपने प्रोटीन इंटेक किया, अमाइनो एसिड्स उसमें से ज्यादा रिलीज हुए, उससे फिर बहुत ज्यादा पचने के बाद बॉडी को प्रोटीन तो मिला, ताकत तो आई, लेकिन आपने उतना वर्कआउट नहीं किया, उतना पसीना नहीं निकाला, बॉडी में उसकी टॉक्सिन्स अंदर रुक गए। फिर क्या हुआ? अधिकता वहीं से हुई। आपकी बॉडी रोज रोज रिलीज नहीं कर पा रही, आप कमरे में, किचन में पराठे बना रहे हैं, घी लगा लगा के तल रहे हैं, धुआं अंदर होए जा रहा है, उसको एग्जॉस्ट नहीं दे रहे, तो आपको अंदर घुटन होगी ना। ठीक है, ऐसा ही शरीर महसूस करता है। बस यही रोग हैं, इनको जिसने समझ लिया, यकीन माने, वो चलता फिरता वैद्य है, आहार चिकित्सक। मेरे ख्याल से ये अभियान होना चाहिए आहार चिकित्सा का। छोटा एक नर्सरी का बच्चा, उसको शुरू करा दिया जाए। ए फॉर एप्पल तो सिखाते ही हैं, लेकिन उसको सिखा दिया जाए एप्पल किसके लिए अच्छा है, एप्पल की तासीर क्या है। भाई एप्पल अगर सेब लेंगे, हरे रंग का सेब ठंडी तासीर का है, और लाल रंग का जो पका हुआ सेब है जो तैयार हो गया है, हालांकि ये सर्दी के ऋतु में जहाँ उगता है, जहाँ सर्दी का माहौल होता है, फिर भी उसके बावजूद इसको कम धूप मिलती है, तो ये बहुत गर्म नहीं होता है, ये ठंडा ही माना जाता है। लेकिन हम लाल सेब को इतना ठंडा मानते हैं कि वो आपको जुकाम नहीं करेगा। हरा सेब जुकाम कर जाएगा। है दोनों ठंडे। ठंडे से मतलब आपको शांतिदायक है ये, बहुत ठंडे नहीं, शीत। जैसे आपने तरबूज देखा होगा, मोटी चमड़ी का, हरा, जमीन से जुड़ा हुआ, पानी वहीं से सोखता है बार बार, तो धूप की असर उसको कम लगती है। पानी बार बार मिलता है, जल्दी मिलता है, भरपूर उसमें है, चमड़ी भी मोटी, हरे रंग की है, तो अंदर हीट भी कम जाती है उसके, तो वो ठंडी तासीर का हो जाता है। ये चीजें आपको धीरे धीरे जब सीख लेंगे, आप पाएंगे कि एलोपैथ की आपकी चिकित्सा जब करते हैं वो सफल हो गई, लोग आपके पांव छुएंगे। आप होम्योपैथ की जो चिकित्सा करते हैं वो आपकी बरकत में आ जाएगी। आप आयुर्वेद की कोई पद्धति से इलाज करते हैं, कोई चिकित्सक है, वैद्य है, अगर आज तक आप थोड़ा इसको हल्के में ले रहे थे कि चलो ठीक है, दवाइयां तो मैंने दे ही दी हैं, क्या है, होना है, ठीक हो ही जाना है, इतना हल्के में ना लें। कई बार कोई व्यक्ति, आप रोगों को, किसी रोगों को हल्के में ले लेते हैं,
अरे ये तो हो ही जाना है, आप कुछ नहीं बताते उसको। तो फिर कई बार वो चूक भी जाता है, आपका वो रामबाण भी कई बार फेल हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है आहार को समझें। मैं आपको 1 और मिनट लूँगा और पूरा आपका सिलेबस बता दूँगा कि आपको कहाँ-कहाँ रिसर्च करनी है, जिससे आप एक आहार विज्ञानी बन जाएँगे, एक आहार के जानकार बन जाएँगे। पहले नंबर पर शरीर के 5 तत्व से शरीर बना है, किस व्यक्ति में कौन-सा तत्व अधिक है? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। उससे शरीर के हाव-भाव, उसकी बनावट, रंग, उसकी गर्मी, उसकी ठंडक, उसके अंदर का जल तत्व, उसके अंदर का मल, उसकी गंध, दुर्गंध सब देख कर के आप पहले ये पता करना शुरू करें, कौन-सी चीज़ अंदर ज़्यादा रुकी हुई है, कौन-सी चीज़ कम है। और ये सब चीज़ों में आप यही देखें कि कौन-सी चीज़ की क्या तासीर है, कौन-सी चीज़ ठंडी है, कौन-सी गर्म है। और ये भी नहीं होता कि हर वक़्त ठंडा खाया जाए, कई बार कोई चीज़ें गर्म होती हैं, लेकिन वो स्निग्ध होती हैं। स्निग्ध से मेरा भाव है ऑयली, स तरावट वाली, नमी वाली, तो वो उनकी गर्मी या ठंडक भी नुकसान नहीं करती, लेकिन वो भी एक उचित मात्रा में पी जाती, ताकि अधिक शरीर में स्निग्धता भी ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें जब आप समझने लगेंगे धीरे-धीरे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप में अपने आप को धन्य मानेंगे। ये सब बच्चों को विद्या सिखाइए। दूसरी ज़िम्मेदारी आपकी ये है, नीचे कमेंट्स में अपने प्रश्न पूछिए। अब ये मैंने एक वीडियो बना दिया, अब नए-नए प्रश्न करिए। अगर आपके प्रश्न में मुझे लगेगा कि ये तो बड़ा गहरा प्रश्न है, ये तो बड़ा सुंदर प्रश्न है और इससे तो लोगों की और जानकारी बढ़ेगी, तो मैं क्यों नहीं वीडियो बनाऊँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में आपके ही द्वारा पूछे गए जो प्रश्न हैं, उनसे जो आपकी जिज्ञासा है, उनको मैं शांत करूँ। और ऐसे ही आपको आयुर्वेद, योग, हमारी आहार विद्या, हमारी वैदिक आर्ष जो विधाएँ हैं, जो मैंने गुरुओं से पाई हैं, अपनी हिम्मत से कोई नहीं कर सकता इतना, जब तक कोई अच्छा गुरु ना मिले। तो ये चीज़ें मैं आप तक बाँटता रहूँ, यही मेरी प्रार्थना है परमात्मा से और आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मैं नमन भी करूँ और अगली वीडियो में फिर मिलूँ, ऐसी भावना के साथ आज विदा लेता हूँ। नमस्कारम। हमारी सनातन संस्कृति में मैंने किसी ऋषि, योगी, महात्मा को साबुन से स्नान करते नहीं देखा। वे हमेशा उबटन से स्नान किया करते थे। उबटन आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया बहुत ही दिव्य और बहुत ही चमत्कारी, प्राकृतिक हमारे लिए एक ब्रह्म स्नान है। इसमें हम स्नान करके अपनी चमड़ी की ऊर्जा को, ओज को खोते नहीं हैं, बल्कि और बढ़ाते हैं, जो कि साबुन से छिन जाती है। इसलिए हमेशा उबटन से स्नान करें। और आनंदम आयुर्वेद की तरफ से मैंने ये उबटन बना करके भी आपको उपलब्ध कराया है और इसको बनाना भी मैं आपको कई बार सिखाता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इसे बेच रहा हूँ, मैं यूँ कहूँगा कि मैं तो इसे बांट रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी परंपरा, हमारी धरोहर, हमारा गर्व